साथियों नमस्कार। आंजनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इसका सही उत्तर है डी, 1526 में। 21 अप्रैल 1526 बाबर और दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के मध्य हुआ। अब इस लाइन में 4 प्रश्न शामिल हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी किस वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी कब से कब तक ये शासन करता है? ये करता है 1517 से लेके 1526 तक। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसके मारे जाने से लोदी वंश का अंत हो गया। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुगलमा पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुगलमा पद्धति भारत में पहली बार किसने प्रयोग किया? बाबर ने। तुगलमा पद्धति किसकी थी? उज़्बेकों की थी। और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति, इसे भी बाबर पहली बार भारत में प्रयोग करता है। इस युद्ध में उस्ताद अली ने तोपों का संचालन और बंदूकचियों का संचालन मुस्तफ़ा खां ने किया। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस युद्ध में तोपों का संचालन किसने किया? उस्ताद अली खां ने। बंदूकचियों का संचालन किसने किया था पानीपत की पहली लड़ाई में? मुस्तफ़ा खां ने। किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। 27 अप्रैल 1526 बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को पादशाह की उपाधि धारण की और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दूसरा प्रश्न, तेभागा आंदोलन की मुख्य मांगें क्या क्या थीं? ए, मजदूरी बढ़ाना। बी, सम्मानजनक व्यवहार की मांग। सी, कुल उपज का 1/3 लगान लेने की मांग। डी, जमींदारी प्रथा का अंत। इसका सही उत्तर है सी, कुल उपज का 1/3 लगान लेने की मांग। तेभागा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। बंगाल में नवंबर 1946 से शुरू हुआ और फरवरी 1947 तक चलता रहा। इसमें किसानों ने फ्लॉयड कमीशन के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया। किसके कमीशन के अनुरूप करवाना चाहते थे लगान को किसान? फ्लॉयड कमीशन के अनुरूप। इससे फसल के 2/3 भाग बटाईदार किसानों को मिलना था और 1/3 भाग कर के रूप में या लगान के रूप में जोतदारों या जमींदारों को मिलना था। इसी अनुपातिक बंटवारे की वजह से इस आंदोलन का नाम तेभागा आंदोलन रखा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा के हाथों में था। यह बंगाल का सबसे बड़ा, व्यापक और जंगी आंदोलन था जिसमें 50 लाख से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। तीसरा प्रश्न है, तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए, जमींदारों का अत्याचार। बी, कम कीमत पर गल्ला वसूली। सी, लगान की दरों में वृद्धि। डी, किसानों को भूमि से बेदखल करना। इसका सही उत्तर है बी, कम कीमत पर गल्ला वसूली। तेलंगाना किसान आंदोलन कब शुरू होता है? 1946 से और चलता है 1951 तक। हैदराबाद रियासत में तेलंगाना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ।
किसानों से कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली की जा रही थी। इसी के कारण किसानों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसका तत्कालिक कारण कम्युनिस्ट नेता कमरैया की पुलिस द्वारा हत्या भी थी। किसानों ने पुलिस और जमींदारों पर हमला किया तथा हैदराबाद रियासत समाप्त कर भारत का एक अंग बनाने की मांग की। तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भूदान आंदोलन के संदर्भ में असत्य है? क्या है? असत्य है। ए, इनमें से इसे संत विनोबा भावे द्वारा सन 1947 में आरंभ किया गया। बी, 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। सी, 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। डी, इसे ग्राम दान के रूप में पहचाना गया जिसका अर्थ था सारी भूमि गोपाल की। इसमें बी, सी और डी ये तीनों कथन सही हैं। कथन ए गलत है क्योंकि ये आरंभ किया गया था 1951 में। संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में यह आंदोलन आरंभ किया गया और यह आंदोलन एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? संत विनोबा भावे ने। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला। उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिली थी। विनोबा भावे गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों को बांटने के लिए अनुरोध करते थे। 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। कितनी जमीन? 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जो भारत की 30 करोड़ एकड़ जोत लायक जमीन का छठा हिस्सा था। 1951 आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया। इसे ग्राम दान के रूप में पहचाना गया। इसका अर्थ था सारी भूमि गोपाल की। ग्राम दान वाले गांव की सारी भूमि सामूहिक स्वामित्व की मानी गई, जिस पर सबों का बराबर का अधिकार था। इसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई। 5वां प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। यह सुकर चकिया मिसल के प्रधान थे और इन्होंने स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की। इन्होंने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। 29 मार्च 1848 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय की घोषणा की। अल्ट्रावायलेट किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। इसका सही उत्तर है 10 नैनोमिलीमीटर से 400 नैनोमिलीमीटर तक। यह दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य से कम तथा एक्सरे की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है।
सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट विकिरण अपक्रिया करके ओजोन गैस O3 पैदा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल की निचली परत में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल की निचली परत में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये देखिए, ये हैं 5 वायुमंडल के भाग: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 18 किलोमीटर है और यहाँ का तापमान 15 से -56.5 डिग्री तक हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन लेयर है 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई है 10 से 50 किलोमीटर और 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय देश नहीं हैं: ए अल्जीरिया, बी अल्बानिया, सी जॉर्डन, डी लेबनान। सही उत्तर है जॉर्डन। ये आप देख सकते हैं, भूमध्य सागर के चारों तरफ जो देश बसे हुए हैं उन्हें भूमध्य सागरीय देश कहते हैं। इसे हम घड़ी की दिशा की सुई जिस तरफ जैसे घूमती है गोल गोल, उस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। ऊपर 12 बजते हैं, इस तरफ 3, ये नीचे की तरफ 6 और बाएं तरफ ये 9 बजता है। तो हम 12 बजे की लाइन से शुरू करेंगे। इटली, फिर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इजिप्ट या मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस। इसके अलावा ये हैं 18 देश, लगभग 18 देश हैं ये, जो कि मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर के चारों तरफ बसे हुए हैं। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं बिस्के की खाड़ी, जो फ्रांस और स्पेन के बीच मध्य स्थित है। और ये इटली इटली के पश्चिमी तट जो है वो तिरहेनियन सागर से छूता है और इटली का पूर्वी तट एड्रियाटिक सागर से और इटली का दक्षिणी तट आयोनियन सागर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न में आपको एक देश की पहचान करना है जिसका वर्णन इन 3 कथनों में किया गया है। पहला कथन है, यह होर्मुज़ जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। दूसरा कथन है, यह खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। तीसरा कथन है, दुकुम बंदरगाह इस देश में स्थित है। उपर्युक्त कथन सर्वाधिक रूप से उचित निम्न में से किस देश का वर्णन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए ओमान, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी संयुक्त अरब अमीरात।
तो इसका सही उत्तर है ओमान। सल्तनत ऑफ ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल (जीसीसी), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन) के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। भारत के लिए ओमान का सामरिक महत्व क्या क्या है, देखते हैं। ओमान होर्मुज़ जलसंधि के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। दोनों देशों के बीच रक्षा आदान प्रदान एक समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे हाल ही में वर्ष 2021 में नवीनीकृत किया गया था। ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं, जिससे पेशेवर स्तर पर घनिष्ठ सहयोग और विश्वास को बल मिलता है। ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (इंडियन ओशंस नेवल समिट) में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने हेतु एक रणनीतिक कदम के रूप में भारत ने सैन्य उपयोग और रसद समर्थन हेतु ओमान में दुकुम के प्रमुख बंदरगाह तक पहुंच हासिल कर ली है। इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव एवं गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत की समुद्री रणनीति का हिस्सा है। दुकुम बंदरगाह ओमान के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। ओमान के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है दुकुम बंदरगाह। यह रणनीतिक रूप से ईरान में चाबहार बंदरगाह के निकट स्थित है। मॉरिशस में सेशल्स और आगालेगा में विकसित किए जा रहे अजम्पशन द्वीप के साथ दुकुम भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप में सही बैठता है। साथियों, आप देख सकते हैं ये ओमान, ये ओमान देश है। ये ओमान सागर, ये गल्फ ऑफ पर्शिया जो कि ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई से टच करती है। ओमान जो है यहाँ स्थित है। ये लाल सागर। ओमान किस किस देश से अपनी सीमाएं साझा करता है? यूएई, सऊदी अरब, यमन से, और यहाँ पर ओमान सागर से। ये डिटेल मैप में हम देखते हैं, ये ओमान है। ओमान की राजधानी है मस्कट, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के ये यहाँ पर तट पर बसा हुआ है। ओमान का दूसरा शहर है सुहर, ये भी गल्फ ऑफ ओमान के तट पर बसा हुआ है। सुयाक, सुवाक, ये भी शहर गल्फ ऑफ ओमान के तट पर बसा है। ये सुर नामक शहर भी समुद्री तट पर बसा है। मसीरा आइलैंड, ये ओमान का ही आइलैंड है। यह है गल्फ ऑफ मसीरा की खाड़ी ओमान में है। स्वाकिरा, ओमान का एक शहर, ये भी अरब सागर अरेबियन सी के तट पर बसा है, का तटीय क्षेत्र है। फर्राह,
ये भी अरब सागर के तट पर बसा है। और 2 शहर और है, सलालाह और रायसत। ये दोनों शहर भी समुद्र तट पर बसे हैं। ये द्वीप हैं जो कि अल हलानियात आइसलैंड किसके हैं? ओमान का है। ठीक है। बुखारेस्ट 9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह काला सागर की सीमा से लगे सभी देशों का समूह है। दूसरा कथन है, इस समूह के सभी देश नाटो के सदस्य हैं। इनमें से उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है बी, इस समूह के सभी देश नाटो के सदस्य हैं। बुखारेस्ट 9 के सभी देश नाटो के सदस्य हैं। बुखारेस्ट 9 B9 पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है। ज्ञात हो कि पूर्वी यूरोप के ये देश शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो का हिस्सा बन गए थे। B9 या बुखारेस्ट 9 4 नवंबर 2015 को स्थापित किया गया था। B9 के सदस्य देशों में रोमानिया, पोलैंड, हंगरी 9 देश हैं टोटल। रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और 3 ये बाल्कन कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3, 3, 6, 3, 9 देश हो गए। ये तीनों बाल्टिक गणराज्य हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये आप मैप में देख सकते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। ये 3 हो गए। चौथा हो गया पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। ये 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 ये 9 कंट्रीज हैं जो कि B9 कंट्रीज हैं, बुखारेस्ट 9। अब देखते हैं हम, ये काला सागर है, ब्लैक सी किन किन देशों की सीमा को टच करती है? ये यूक्रेन, काला सागर यूक्रेन को टच करता है, रशिया को टच करता है, यहाँ भी रशिया ही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रशिया है। जॉर्जिया को टच करता है, टर्की जिसकी राजधानी अंकारा है, इसे भी काला सागर टच कर रहा है। ये बुल्गारिया को भी टच कर रहा है और रोमानिया को टच कर रहा है। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। अच्छा, तो ये हो गए। अब ये जो 6 देश हैं, इनको याद करने का तरीका ये हो सकता है, हम लिख सकते हैं गुर TRB। गुर से गुड़ रख लीजिए और TRB मतलब TRB टायर। तो G से हो जाएगा जॉर्जिया, U से यूक्रेन, R से रशिया, T से टर्की, R से रोमानिया, B से बुल्गारिया। ठीक है, G से जॉर्जिया, U से यूक्रेन, R से रशिया, T से टर्की, R से रोमानिया, B से बुल्गारिया।
गुड़ TRB, TRB टायर होते हैं, ये गुड़, इन दोनों से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। 6 देश हैं जो कि ब्लैक सी को टच करते हैं। अब देखते हैं ये देख सकते हैं आप, यूक्रेन का ओडेसा शहर, ये ब्लैक सी के तट पर बसा हुआ है। और यूक्रेन का ही एक शहर है याल्टा, ये भी ब्लैक सी के तट पर बसा हुआ है। और रशिया का नोवोरोसिस्क शहर और सोची शहर, दोनों रशिया के शहर हैं। ये दोनों के दोनों ब्लैक सी के तट पर हैं। जॉर्जिया का बाटूमी शहर, जॉर्जिया का बाटूमी शहर ब्लैक सी के तट पर है। और तुर्की का त्राब्जोन, समसून, जोनगुइडाक और इस्तांबुल, ये तुर्की के शहर हैं जो कि ब्लैक सी के तट पर बसे हुए हैं। बुल्गारिया का वारना शहर काला सागर के तट पर है। और रोमानिया का कॉन्स्टेंटा शहर काला सागर के तट पर बसा हुआ है। अब ये देखिए, डेन्यू नदी काला सागर में आके गिरती है। और निप्रो नदी भी आकर काला सागर में गिरती है, यूक्रेन में प्रवाहित होती हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि काला सागर से रिलेटेड थे। साथियों, आज बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ।